नमस्ते। मैं डॉक्टर निवास हूँ और 45 वर्ष के शिक्षण के बाद, बल्कि बीच में CBSE से एफिलिएटेड रहा। कभी किसी तरह का काम गोपनीय, कभी किसी तरह का, तो लगातार लगभग 30 वर्षों तक CBSE के किसी न किसी संपर्क में मैं काम करता रहा हूँ और वहाँ से जो सीखा समझा उसके आधार पर मैंने ये सोचा कि क्यों ना छात्रों के लिए एक ऐसी पुस्तक तैयार की जाए जो भाषा को सिखाने में उनकी मदद कर सके। दरअसल व्याकरण के बारे में 2-3 बातें थी कि हिंदी भाषी जो विद्यार्थी हैं उनको व्याकरण क्यों सिखाया जाए। अगर व्याकरण सिखाने का मकसद शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना है तो घंटों बात कर लीजिए, शुद्ध बोलते रहते हैं। ना कोई लिंग की गलती, ना कोई काल की गलती, ना किसी कारक की गलती, ना वचन की गलती, सब ठीक बोलते हैं। क्यों सिखाया जाएगा। दूसरी बात ये थी कि अगर सिखाया जाए तो कैसे सिखाया जाए। क्या अलग से पाठ्य पुस्तक हो या जो पाठ्य पुस्तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके साथ साथ अनुपूरक व्याकरण हो। ये भी समस्या थी। कई तरह का चिंतन था, लेकिन बाद में तय किया गया कि जो बहुत सहज रूप से बच्चों को अपना बना सके या बच्चे जिसे अपना सकें, हम क्यों ना एक ऐसी पाठ्य पुस्तक तैयार करें। मित्रों, सारे उस मंथन में से फिर एक मोती ये निकला है जिसका नाम है सचित्र हिंदी व्याकरण। इस व्याकरण में हमारा प्रयास ही रहा कि बच्चे सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक उसे पढ़ सकें, सीख सकें। उसको हमने खंडों में विभाजित कर दिया। एक खंड है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। हम जानते हैं कि वाक्य के बिना भाषा नहीं बनती और वाक्य में भी क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर क्रिया नहीं होगी तो फिर वाक्य भी नहीं होता। तो हम इन बातों का ध्यान रखते हुए सचित्र हिंदी व्याकरण तैयार किए। चित्र इसलिए बनाए कि बच्चों को बड़े मोहक लगते हैं, सुंदर लगते हैं और वे अपने उस पाठ से उन चित्रों को जोड़ते हैं। आपस में बात करते हुए भी चित्र पर चर्चा करते हैं, ऐसा हमने प्राय देखा है। जब वर्ण विचार की बात आती है तो मैंने अनेक जगह पर यह पाया कि हमारे कई मित्र कहते हैं कि र की मात्रा है। अच्छा सोचिए, क्या किसी व्यंजन की कोई मात्रा होती है? और अगर नहीं होती तो र भी तो एक व्यंजन है, उसकी मात्रा कैसे? मात्रा तो री की होती है। अ, आ, ई, उ, री। जैसे कृपा, वृष्टि, उनमें जो नीचे लगा है मात्रा तो वो है। जिसे र का तो र के रूप होते हैं, मात्रा नहीं। हमने इस बात को अपने वर्ण विचार में बखूबी प्रयोग किया है और उसके अनेक उदाहरण भी दिए। जब हम शब्द विचार की बात करते हैं तो सभी अध्यापक ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे शब्द निर्माण कर सके और उनके पास शब्द भंडार हो। वाक्य विचार में हमने 3 तरह के सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इन पर बहुत सरलता से चर्चा की। और इसके अतिरिक्त अर्थ के आधार पर वाक्यों का जो विभाजन होता है उनको भी बखूबी समझाने का प्रयास किया है। हम इसके उदाहरण देखेंगे तो ये पाएंगे कि बच्चे इतना रुचिपूर्वक उनको सीख रहे हैं। वर्ण विचार के इस अध्याय को देखिए। आप ये पाएंगे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब प्लुत बच्चों को जानकारी नहीं होती, इसलिए हम सब जगह 3-3 लिखा है कि उसके बाद यदि वो मात्रा 3 गुना हो जाती है तो वो स्वर प्लुत कहलाता है। जैसे ओ के बाद जो 3 लिखा जाता है, ये इस बात का संकेत करता है कि ये ओ साधारण ओ की बजाय 3 गुना बोला जाए। इसीलिए हमने चित्रों के माध्यम से, समझाने के माध्यम से
वर्ण विचार पर काम किया और उनकी मात्राएं जो अ की मात्रा सुनाई देती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन आ की मात्रा दिखाई देती है, ई ऊ, इस सब मात्राओं के साथ हमने वर्ण विचार पर बहुत गहराई से और सरलता से बच्चों को समझाने का प्रयास किया है इस पाठ्यपुस्तक में। दूसरा जो मैं चर्चा कर रहा था कि शब्द विचार है, उस शब्द विचार में दो बातें आई थी, एक शब्द निर्माण की और दूसरी शब्द भंडार की। शब्द निर्माण के लिए हमारे पास उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, संधि और समास। हमने बहुत सावधानी के साथ और बहुत सरलता के साथ उन उपसर्गों को, चाहे वे उपसर्ग संस्कृत के हों, चाहे उर्दू के हों या हमारे अपने देशज हों, उन सब को उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया है। और इसी तरह प्रत्यय दो तरह के हैं, एक रूप साधक प्रत्यय है, दूसरे शब्द साधक प्रत्यय है। आप जानते हैं कि रूप साधक प्रत्ययों से बने हुए शब्द वे कोश में तो होते नहीं, जैसे लड़का शब्द तो मिलेगा लेकिन लड़कों तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो शब्द शब्द साधक प्रत्ययों से बने हैं, जैसे सफल है, हमने ता लगाया, सफलता, तो ऐसे उदाहरण हमने दिए हैं कि कौन से रूप साधक हैं और किस तरह के प्रत्यय शब्द साधक हैं। तो उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, संधि। हम ये जानते हैं कि हिंदी की संधियां बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि कुछ ऐसे शब्द हम बच्चों के सामने जो रोजमर्रा की भाषा में बोले जाते हैं उदाहरण पेश कर दें, वरना हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो शब्द आए हैं उनमें चाहे विसर्ग संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो या स्वर संधि, उनके अलग अलग उदाहरण देकर और बच्चों तक सरलता से पहुंचाने का प्रयास किया है। शब्द निर्माण का एक और जो कौशल है वो समास है। समास के बारे में कई बार सुनने को मिलता है कि कठिन होता है, लेकिन बात यह है नहीं। बहुत साफ सुथरे उदाहरणों के आधार पर हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह हम तत्पुरुष समास के भेद कर सकें, अव्ययी भाव को कैसे समझाएं, बहुव्रीहि के उदाहरण कैसे दें। एक चीज मैं बता दूं कि समास का नाम तब रखा जाता है जब उसके विग्रह हम करते हैं या अर्थ के आधार पर होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण में दे दूं। एक दिन एक भिखारी राजा के पास गया और राजा से कहने लगा कि हे लोकनाथ, मैं भी लोकनाथ हूं। जाहिर है राजा को गुस्सा आया, मैं तो लोकनाथ हूं लेकिन तुम कैसे हो? तो उसने कहा अंतर केवल ये है, तुम तो लोक के नाथ, ये दुनिया है इसके स्वामी, लेकिन मेरा ये लोकनाथ है। बहुव्रीहि रहम राजन, षष्ठी तत्पुरुषो भवान। मैं बहुव्रीहि समास हूं, लोक है नाथ जिसका, मैं तो ऐसा हूं, और षष्ठी तत्पुरुषो भवान, तो लोक का नाथ है। तो ये जो बारीक अंतर है किसी शब्द के अर्थ के आधार पर समास का नामकरण, इसको हमने बहुत सरलता से, सुबोधता से, सुख के साथ समझाने का प्रयास किया है। एक और बात, अनेक भाषाविद ऐसा समझते हैं कि अशुद्धियां निकालने से कोई भाषा नहीं सीखता, लेकिन शिक्षार्थी का ध्यान उस ओर जाना चाहिए कि कहाँ गलतियां हो गई, चाहे वो गलतियां मात्रा की हो, शब्द प्रयोग की हो, चाहे वो कारक की हो, अन्वय की हो। अशुद्धियों की ओर अगर हम ध्यान आकृष्ट करते हैं तो सीखने वाला सजग सावधान रहता है। इसके लिए छोटी क्लास से ही, तीसरी कक्षा से ही अशुद्धि शोधन आप देख रहे हैं कि चित्रों के द्वारा वाक्यों में रखकर और शुद्ध वाक्य सिखाने का प्रयास किया गया है। छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चा गलतियां करता रहता है, अनेक अध्यापक उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को सिखाने का प्रयास रहता है, उनको प्रताड़ित करने का या तनाव में लाने का उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता। हमने कोशिश ये की है ऐसे शब्द जिनका बच्चा व्यवहार में प्रयोग करता रहता है, उनको इकट्ठा किया
और ये ध्यान दिया कि उनके लेखन में या उच्चारण में कहाँ अशुद्धि है और उसका ध्यान उस ओर आकृष्ट करने की कोशिश की है। फिर आगे एक टेस्ट रखा है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हैं। तो वहाँ ये पाया कि बच्चे शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध बोलेंगे और उन अशुद्धियों पर ध्यान देते हुए वो शुद्धि की ओर जाएंगे। अध्यापक का मकसद भी और बच्चे का भी निश्चित रूप से पूरा हो। हमारा एक प्रयास ये भी रहा है कि बच्चा का जो लेखन कौशल है उस लेखन कौशल का अभ्यास भी अभी करा देना चाहिए। चाहे किसी वो चित्र का वर्णन करे या वो पत्र लिखे या अपने अनुभव के आधार पर छोटा सा अनुच्छेद लिखे या आपसी बातचीत संवाद लिखे। तो ऐसे पाठ भी हमने रखे हैं जिनको देखकर बच्चा लिखना सीखेगा और लेखन के कौशल को और ज़्यादा मांझ लेगा। ऐसा हमारा उद्देश्य रहा है। हम एक बात को बखूबी जानते हैं कि परीक्षा का भय सबको लगता है, लेकिन परीक्षा और अभ्यास इन दोनों में अंतर तो है। पाठ्यपुस्तकों के पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं वे अभ्यास के प्रश्न हैं, परीक्षा के नहीं। क्योंकि परीक्षा के प्रश्नों के साथ अंक निर्धारित होते हैं, समय का ख्याल रखा जाता है, कई चीज़ें हैं जो उनको प्रश्न बनाने में मदद करते हैं। लेकिन ये अभ्यास है। हमने प्रत्येक पुस्तक के अंत में 2 ज्ञान परीक्षा दी है ताकि बच्चा अपने आप अपना मूल्यांकन कर सके, उनके अभिभावक उनके साथ जुड़ सकें और अध्यापक भी इस बात से संतुष्ट हो सके कि जो कुछ उन्होंने सिखाया है वो बच्चा साथ साथ लेके चल रहा है, उसका उपयोग कर रहा है। ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए 2 ज्ञान परीक्षा, कितना ज्ञान हुआ है कितना नहीं हुआ है, इस बात की परख के लिए हर पुस्तक में 2 प्रश्न पत्र रखे हैं जिनका अभ्यास करेगा और भाषा में प्रवीणता हासिल करेगा। सरस्वती सचित्र हिंदी व्याकरण आपके हाथों में है। जो कुछ मैंने कहा है आप पाएंगे कि वो सब कुछ इसमें है और इस पुस्तक का उपयोग करने में आपको आनंद आएगा। जो भी कुछ लिखा है सहज रूप से खुद समझ के हम बच्चे के पास जाते हैं, अपने अनुभव की आंच में इसे पका कर ले जाते हैं तो बच्चे को स्वादिष्ट लगेगा। मित्रों, पुस्तक देखिए, सहर्ष इस्तेमाल कीजिए, बच्चों को भाषा सिखाइए और भाषा सीखने वाले बच्चे निश्चित रूप से पुस्तक का भी आपका भी हृदय से स्वागत करेंगे। ऐसा हमें विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।